हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखा कीजिए, ठीक। और मुझे लगता है आप लोग लाइक वाला बटन भूल गए हैं, उसमें जो ऐसे बना रहता है ना, इसे पुश किया कीजिए। और साथ ही साथ आपकी जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करें ना, और अपने जो भी फ्रेंड सर्किल में आते हैं सब लोग उनसे आप इसको एक बार कहिए, विजिट करें ज़रूर। और फिर अगर उनको चैनल समझ में आए तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस फिजिकल केमिस्ट्री का जो अगला लेक्चर है हमारा, वीडियो नंबर 17 जो सोल्यूशन का चल रहा है आपका। और इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, जिनमें 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको बताई जा चुकी है। आज चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वो चौथा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारा, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, जिसको आप प्रासरण दाब कहते हैं। 3 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक मैंने आपको बताया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा बताया है आपको क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा आपको कल वाले वीडियो में बताया गया था वो है हिमांक का अवनमन, और आज आप अगला पढ़ने चल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपका जो पढ़ना है आपको। प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका, इसे प्रारंभ करने से पहले आपको 2 चीजें जाननी है, एक डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। मतलब एक विसरण और दूसरा प्रासरण क्या होता है, पहले इसे हम लोग डिफाइन कर लें, उसके बाद प्रासरण को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन की, डेट मीन्स विसरण की। डिफ्यूजन, विसरण। इस डिफ्यूजन में आपको पहले ये जानना है, जैसे एक कोई भी अगर हम लेते हैं पार्टिकल, कोई भी सबस्टेंस लेते हैं, उस सबस्टेंस का जो मूवमेंट होता है, एक पार्टिकल या जो आपका सबस्टेंस होता है, किसी भी टाइप का सबस्टेंस हो, उनका जो मूवमेंट होता है, जो नेट मूवमेंट होता है, वो क्या हो कि स्ट्रांग, जो भी आपके हाई कंसंट्रेशन के, जो भी हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हैं, उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है। मतलब कि किसी पदार्थ का पारगम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन होता है, जो मूवमेंट होता है, उसे ही आप कहते हैं विसरण, ठीक। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो आपको बताया जा रहा है क्या कि किसी पदार्थ का, किसी विलयन में जो भी पदार्थ आपके हैं, उनका हाई कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना ही कहलाता है विसरण, ठीक। जैसे देखिए यहां पर अगर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सस्ती क्वालिटी का मेम्ब्रेन लगाया गया, ठीक है, झिल्ली है यहां पर, वो भी लोकल, ठीक है। क्या है ये? झिल्ली, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि एक सॉल्यूशन रखा गया है जिसका कंसंट्रेशन C1, दूसरा सॉल्यूशन है C2, और यहां पर जो C1 का कंसंट्रेशन है वो अधिक है C2 से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो C1 जिसके कंसंट्रेशन की बात यहां पे ज्यादा हो रही है, उसमें आप ये समझेंगे कि जो आपका सल्यूट होगा वो एक्सेस मात्रा में होंगे,
मतलब कि जो उसमें विलय पदार्थ होगा वो अधिक मात्रा में होंगे। इसमें विलय पदार्थ आपका C1 वाले सोल्यूशन में क्या है, विलय पदार्थ विलय एक्सेस में, मतलब कि अधिक में है। और C2 में जो आपका विलायक है वो अधिक को होगा, विलायक अधिक में है, एक्सेस मतलब कि अधिक में है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो सोल्यूशन C1 है आपका, इसमें बताया गया कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का जो गमन होता है, जो पारगमन होता है, उसे ही आप कहते हैं विसरण। तो इसमें किस पदार्थ की सांद्रता ज्यादा है, सल्यूट की बताई जा रही है, विलय की बताई जा रही है। तो यहां से ये विलय मूव कर रहा है इस इधर साइड से, ठीक है। और जो आपका दूसरा सोल्यूशन है, इसमें किसकी सांद्रता अधिक है, विलायक की सांद्रता अधिक है, तो ये इधर मूव कर रहा है, समझ रहे हैं। तो आप देखिए इसमें विलय के कण तो जा रहे हैं इस साइड में, इसमें विलायक के कण जा रहे हैं क्योंकि विलायक की सांद्रता ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें विलय के ही कण जा रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में जो कण जा रहे हैं वो क्या है, विलय ही जा रहे हैं। कुछ अंश इसमें विलायक का भी होगा और इधर से भी कुछ अंश विलय का भी होगा। तो मूवमेंट जो होगा इसमें, जो कंडीशन यहां दी जा रही है, C1 अगर ग्रेटर है C2 से, जो कंसंट्रेशन आपका है पहले सॉल्यूशन का, पहले विलयन का, अगर वो अधिक है दूसरे वाले विलयन से, तो ऐसी स्थिति में आपको ये बताना है कि इनका जो नेट मूवमेंट होगा, जो नेट मूवमेंट होगा, जो नेट इसका जो पूर्ण कहा जाए या सही गमन होगा पदार्थों का, वो C1 से C2 की तरफ ही होगा, यहाँ पे ही होगा, C2 में ही होगा। लेकिन अगर दोनों पार्टिकल यहाँ पे कहे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे दोनों में, C1 का C2 में और C2 का C1 में, क्योंकि ये ऐसी झिल्ली है जिसके होल जो है थोड़े से बड़े हैं, इनमें दोनों के कण पारगमन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है विसरण आपका। क्या बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, किसके द्वारा, पारगमन करते हैं झिल्ली के माध्यम से, ठीक है, वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी विसरण ना। अब इसी के साथ साथ आपका होता है अगला प्रासरण, प्रासरण जिसको आप आस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आस्मोसिस, प्रासरण। तो देखिए इससे प्रासरण जो आपका होगा, इस प्रासरण के अंतर्गत क्या बताना है, सेम टू सेम प्रोसेस है इसकी, चलिए चेक कर लेते हैं। ये कंटेनर है और इसमें एक अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है अर्धपारगम झिल्ली। क्या लगा है, अर्धपारगम झिल्ली, जिसको आप SPM बोलते हैं, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम मतलब यहां पे ये हुआ कि किसी एक ही चीज को अलाउ करता है, ठीक है ना। तो अब जिससे कि सोल्यूशन, इसमें एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन यहाँ पे C1 बताया गया, यहां दूसरा सोल्यूशन है आपका जिसका कंसंट्रेशन C2 बताया गया, ठीक है। अब इसमें भी वही कंडीशन दी जा रही है कि C1 का कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि प्रासरण की जो क्रिया होती है उसमें बताया ये जाता है कि जो विलायक के कण का ना, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना ही, किसके माध्यम से, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से। ये चीजें इसमें इंक्लूड करनी है, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता के, अर्थात विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना ही कहलाता है प्रासरण, ठीक है। बात समझ में आ रही है। क्या बताया जा रहा है इसमें कि जो इसमें सल्यूट की सांद्रता ज्यादा है, हमने आपसे बताया ना अभी यहाँ पे कि C1 की सांद्रता यहाँ पे ज्यादा है अगर, तो ये कहा जा रहा है उसमें विलय अधिक मात्रा में। तो इस बार यहाँ पे विलय क्या होगा, वो पारगमन नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो छिद्र हैं वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। और यहां पर जो कण मूव करेंगे वो किसके होंगे, विलायक के होंगे। किसके हैं ये, शालबेंड के हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से विलायक के कणों का अर्थात विलायक कण जो आपके हैं उनका कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना ही कहलाता है प्रासरण, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये था विसरण और प्रासरण में डिफरेंस ना। यहां अर्धपारगम झिल्ली लगी है जो जंतु झिल्ली की होती है,
ना, विशेषकर जंतु झिल्ली और वनस्पति झिल्लियां इसमें प्रयोग की जाती है। और सबसे अच्छा जो एक कृत्रिम झिल्ली बनाई जाती है, अर्धपारगम झिल्ली बनाई गई है, वो है कॉपर फेरोसाइनाइड की। क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड की ये अर्धपारगम झिल्ली जो कि कृत्रिम द्वारा बनाया गया, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है, Cu2FeCN6 ना। तो ये था प्रासरण और विसरण में डिफरेंस। अब इसी के आधार पर हम आप बात करेंगे प्रासरण दाब को लेकर के। तो प्रासरण दाब को यहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले हम इसका फिगर थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। छोटा सा फिगर है और इसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए आप, ये है फिगर आपका छोटा सा एक, जिसमें एक साइड में आपको दिखाया जा रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरे में सॉल्वेंट, वो भी प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ बीच में एक अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है जो कि किसी जंतु झिल्ली की हो सकती है, वनस्पति झिल्ली हो सकती है, कॉपर फेरोसाइनाइड जो आपको बताया गया इसके पहले, तो उसमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सॉल्वेंट जो आपका है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे वो लो होगी और यहाँ हाई होगा। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो सॉल्वेंट्स के पार्टिकल्स, चूंकि ये प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे इस प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स रहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इस साइड में मूव करेंगे, ठीक है। तो जब ये इस साइड मूव करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ। अब ऑस्मोसिस जो हुआ है, अब इसके साइड में जो इस पर प्रेशर लग रहा है, इसमें एक प्रेशर लग रहा है, जो एक प्रेशर इस पर वायुमंडलीय दाब एक लगाया जा रहा है, जिससे ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। अब ये अंदर इसके जाते रहेंगे ना। तो इस प्रक्रिया को अगर हमें यहाँ पर ड्रॉप करना है, रोकना है, उसी पर स्थिर रखना है, तो ऐसे में क्या होगा, इधर भी एक प्रेशर लग रहा होगा, वो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इधर भी भाई एक प्रेशर लग रहा था, पहले जो वायुमंडल का दाब है वो लग रहा है इस पे, इस सोल्यूशन पे भी लगेगा हमारा वो दाब। तो जब ये दोनों दाब लग रहे हैं, उस स्थिति में ये मॉलिक्यूल्स आपके इधर मूव करते रहेंगे और इसमें से विलय के कण इधर पास नहीं करेंगे, क्योंकि इसके छिद्र इतने बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होगा यहाँ पे, तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कहाँ मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहे हैं। और उस टाइम इस पर जो प्रेशर एक लग रहा है, वो कैसा है, अभी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडल का प्रेशर है। जितना प्रेशर इस सॉल्वेंट पे लग रहा है, वही प्रेशर आपके सॉल्यूशन पे लगेगा ना। तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है ऐसे, लेकिन अगर हमें इसको स्टॉप करना है, रोक देना है, तो ऐसे में क्या करना होगा, हमें इस पर एक बाह्य दाब लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब कि जो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसके अलग यहाँ पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर आप इस पे लगा रहे हैं, जो बाह्य दाब आप इस पे लगा रहे हैं, वही उस विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है, ठीक है। जो अतिरिक्त बाह्य दाब इस प्रक्रिया को अर्थात प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया जा रहा है, वही कहलाता है प्रासरण दाब, ठीक है। अब जो इसका एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आता है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में जो बताए गए हैं, वो ये हैं कि यहाँ पर जो भी इसका एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है, वह उसके मोलर जो उसकी मोलरता होती है, जो उसकी मोलरिटी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ उसके टेम्परेचर के ऊपर। ये चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई हैं। तो जो देखिए इसमें प्रासरण दाब को जो डिफाइन किया जा रहा है, वो पाई से, ये पाई है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है मोलरिटी के, किसके, मोलरिटी के, जिसको आप बेहतरीन ढंग से जानते हैं। इस वीडियो में बताया गया आपको मोलरिटी, जिसमें आप बताते थे विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में ना। तो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये मोलरिटी थी। अब देखिए ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है भाई, ये चीज अगर आप वहां रखेंगे तो मोलों की संख्या के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और पदार्थ का ऐसा गुण जो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वही कहलाता है अणुसंख्य गुणधर्म। उसी को आप बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये देखिए एक्सपेरिमेंटल पाई प्रोपोर्शनल m के हुआ, और साथ ही साथ इसमें बताया गया पाई प्रोपोर्शनल t के, ठीक, ये प्रूव किए गए हैं। और अगर इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं आप, तो ये हो जाएगा m इंटू टी, और जब आप इस सिंबल को हटा देते हैं, तो यहाँ पर MRT, ये रिलेशन बनता है आपके
प्रासरण दाब का। ठीक है, जहां पाई जो है वो प्रासरण दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम मोलरता को, आर एक यहाँ पे विलयन का स्थिरांक है जिसका मात्रक आपको दिया जाएगा, और टी एक परम ताप को बता रहा है। ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे कि जो m है वो मोलों की संख्या बटे आयतन, मोलों की संख्या n, ठीक है, और आयतन v, तो n बाई v, और v को अगर आप इधर ले आएंगे तो पाई v इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। पाई v इज इक्वल टू एन आर टी, पाई मतलब p, दैट इज प्रेशर ना, तो पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि आपने गैस नियम में पढ़ा हुआ था। तो वो गैस नियम का अब आपके किस पे अप्लाई हो रहा है, इस विलयन पर अप्लाई हो रहा है। समझ पा रहे हैं। ये पाई यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको, प्रासरण दाब बताया जा रहा है, प्रासरण दाब। एम जो बताया जा रहा है ये मोलरता है, जो कैसे निकालते ये भी आपको पता है। आर जो है ये विलयन स्थिरांक है जिसका मान आपको दिया जाएगा, और टी परम ताप, परम ताप है ना। तो ये है आपका प्रासरण दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रासरण दाब से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, मैंने आपसे बताया है कि अणुसंघ गुणधर्म में जितने भी बताए गए आपको, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, लास्ट में ये प्रासरण दाब, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म में ये 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, अगर इनमें से आप कोई भी आप चयन कर सकते हैं, जो भी आपको दिया जाएगा। अब इस पर बेस्ड जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी चर्चा हम आपसे करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हमें भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर तो हो गया, वान हाफ फैक्टर पढ़ाएंगे। वान हाफ फैक्टर सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया टॉपिक है आपका। उससे क्वेश्चन जो आते हैं यूपी बोर्ड में तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें IIT, नीट, इन सबके एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे वान हाफ फैक्टर के। क्योंकि हमने जितने अणुसंघ गुणधर्म पढ़े हैं उनमें वान हाफ फैक्टर भी यूज होगा, लेकिन अभी कब, जब हम वान हाफ फैक्टर को पढ़ लेंगे जिसको आप आई से डिनोट करते हैं, उस आई को आप सभी जहां पे भी कणों की संख्या के ऊपर वो डिपेंड करता है उसमें आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे। वो चीजें कब होंगी, कैसे होंगी, इसका निर्धारण हम आपको करवाएंगे। तो आज के लिए भी इस प्रासरण दाब में इतना ही रखते हैं। प्रासरण दाब आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, कुछ भी अगर इसमें दिक्कत होती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक वाला बटन भी दबाया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।